ओ लेवल से पहले आई वॉन्टेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ACCA की समझ आई कि उस टाइम पे ACCA अच्छा सीन था तो ACCA कर लिया, लेकिन उस तरह नहीं हुआ किस्मत, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक रियलाइज़ की 2 साल अनएम्प्लॉयड रहने के बाद कि ज़रूरी नहीं है आप जो पढ़ें या जो आपने सोचा हो वही हो। ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उसने अपना हिसाब रखा हुआ है कि यार किसका क्या करना है, कैसे करना है। ये रियलाइज़ किया कि आपके पास कोई एक ऐसा स्किल ज़रूर होना चाहिए जिस स्किल की बेसिस के ऊपर यू कैन मेक अ लिविंग। अकाउंटेंट तो बन गए, उस तरह उसने पे बैक नहीं किया, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ रहे हो या पढ़ो ही ना, कि यार ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे नहीं है, पढ़ना अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एक स्किल सेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इन द मेल टुडे मुझे मेरा ACCA का फेलोशिप सर्टिफिकेट मिल गया, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ 8 साल लगते हैं मिलने में। ACCA करने के बाद 2019 में के स्टार्ट में मैंने एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ऑनलाइन कपड़ों का। साल तकरीबन हो गया है और मैंने उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि बिज़नेस कैसे करते हैं या बिज़नेस कैसे हो सकता है। तो पहले मेरे ख्याल से कि पार्सल लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो इनिशियली हुआ कुछ ये कि मैंने एक रियल इस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि आई कुड मेक इट सक्सेसफुल। थोड़े से पैसे वहाँ पर ज़ाया किए, वो दूर भी था काफ़ी, कोई घंटा लगता था आने सिर्फ जाने में, तो 2 घंटे आने जाने के लगते थे। उसके बाद उसके साथ साथ मैंने एक फ़र्नीचर का शुरू किया, लेकिन वो भी फिर एक टाइम में वो थोड़ा बहुत स्लो हो गया, वर्कर्स कम हो गए, कारीगर का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ये सब कुछ हो रहा था जब मैं अनएम्प्लॉयड था। पहला साल तो मैंने फिर भी बेहतर गुजारा कर लिया। द नेक्स्ट ईयर व्हेन आई बिकेम अ फादर, वो साल मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में गुजारा। उस साल में कोई कारीगर नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, और मैंने उसी फर्नीचर के बिज़नेस से अपना ख़र्चा मैं उसी में से ही निकालता था। वो कैसे? वो इस तरह कि जो हमारा ख़र्चा होना होता था वो ख़र्चा मैं बचाता था ख़ुद काम करके। कारपेंट्री मुझे नहीं आती, तो कारपेंटिंग जो सी थी वो हम किसी से करवाते थे। नॉर्मली फिनिशेस जो सी थी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी वो मैं ख़ुद ही करता था। तो मैंने 1 साल तकरीबन वो पूरा किया। इतना था कि बस मेरा गुजारा चल जाता था। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी गुजारा करने के अलावा। आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव अ जॉब। पैसे होते तो मैं कुछ करता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं कोई चीज़ भी स्टार्ट करता। जो भी पैसे आ रहे थे मेरे पास वो उसी में से आ रहे थे जो मैं बना रहा था और जो मैं सेल कर रहा था, लेकिन वो भी बस इतना ही होता था कि आई यूज़ टू गेट बाय। 1 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया, लेकिन उसमें से मैंने ये सीखा हाउ टू बी ग्रेटफुल विद वॉट यू हैव। ड्रीम्स और एम्बिशंस बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए, लेकिन अगर आपके ऊपर एक मुश्किल टाइम आया हुआ है उसमें से निकलना भी आपने खुद ही है। आप मेहनत करें और बाकी ऊपर वाला देख रहा है तो हो जाता है। 2019 के स्टार्ट में मैंने अपने फादर से पैसे उधार लिए और मैंने एक और छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया। पिछले साल से अभी तक मैं वही काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छा चल रहा है। पार्टली क्योंकि मैंने उसमें मेहनत ज़्यादा की। क्योंकि मैंने 1 साल बहुत मुश्किल गुजारा था। उस 1 साल से जो चीज़ मैंने सीखी इधर अप्लाई की अपने इस बिज़नेस में। तो दूसरा जो सा बिज़नेस मैंने एक और दूसरा नहीं तीसरा बिज़नेस मैंने जो शुरू किया वो मैंने ये सोचा कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए। मैंने कपड़ों की लाइन चूज़ की क्योंकि कपड़ों में डील करना आसान है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आपको हेल्प किसी न किसी तरह की मिल जाती है। तो मैंने इसमें से एक नीश सोची। नीश मतलब कि एक मार्केट का एक छोटा सा सेगमेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि प्रोडक्ट चूज़ कर लिया मैंने कि व्हाट आई वांट टू डील इन। उसके बाद जो चीज़ मैंने डिसाइड करनी थी वो ये थी कि मैंने इस चीज़ की प्राइस क्या रखनी है। प्राइस डिटर्मिन करने का बहुत आसान तरीका है, ये देख लो कि और लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। तो कंपटीशन को देख लो, ऑब्वियसली जो भी मेरे अलावा एक चीज़ बना रहे हैं वो मेरा कंपेटिटर है।
उस हिसाब से फिर मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपनी कॉस्ट आराम से डिटरमिन कर सकता था। जब मुझे ये पता चल गया कि प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये आसान था कि मैंने अपनी कॉस्ट क्या रखनी है। उसके बाद बारी आ गई प्रमोशन की, कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। जब आपके पास पैसे ही बहुत थोड़े से हों और उसी में से आपने स्टार्ट भी करना है, उसी में से आपने बिज़नेस सेटअप भी करना है और उसी में से आपने मार्केटिंग भी करनी है, तो इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं कि मैं एक पूरी कैंपेन चलाता। प्रमोशन के लिए मैंने तो ये सोचा कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर मुझे कॉस्ट ना पड़ती हो वहाँ पर बिज़नेस करने की। तो मैंने इंस्टाग्राम चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर मैंने और लोगों को भी देखा, बहुत सारे लोग वहाँ पर ही डील कर रहे थे। तो मैंने इंस्टाग्राम चूज़ किया बिकॉज इंस्टाग्राम वाज फ्री, किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं थे। इनिशियली तो दुआ करते थे कि जी हमारा कुछ ही तरह हो जाए। मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि सबसे आसान तरीका अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का ये है कि आप और लोगों के साथ मिल के कोलैबोरेशन करें। कोलैबोरेशन में फिर ये था कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी और जो और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे, उनको अपनी प्रोडक्ट्स भेजी फ्री में, पैसे लगाए। उनको प्रोडक्ट भेजने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ी सी ट्रैक्शन मिली और आहिस्ता आहिस्ता हमारा थोड़ा सा काम बेहतर हो गया। फिर उसके बाद बात आ गई कि हमने अपने प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करना है। अब जिसको कोई चीज़ जाए उसको अच्छी तो लगे कि किसी ने कोई चीज़ अच्छी भेजी है, किसी ने एफर्ट की है, अच्छी तरह बनी हुई है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। Hey, how you doing? पैकेजिंग के लिए मैंने फिर थोड़ी सी और रिसर्च की कि कौन सी इस तरह की क्या पैकेजिंग हो सकती है जो कि बिल्कुल सिंपल हो। सिंपल इस लिहाज से भी हो कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, बहुत महंगी ना हो, बनाना आसान हो, कहीं से भी बन जाए और वो पैकेजिंग मुझे बाद में भी मिलती रहे, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस तरह की पैकेजिंग बनवा लूँ जो एक ही दफ़ा बन जाए और मुझे बहुत ज़्यादा बनवानी पड़े और जो मुझे बाद में चाहिए हो तो मुझे बाद में मिले ही ना। तो YouTube पर ही किसी ने एक ट्यूटोरियल दिया हुआ था कि वो किस तरह पैकेजिंग कर। उसने ये दिखाया था कि आप स्टिकर्स बनवाएं, आप कार्ड्स बनवाएं। कार्ड्स जो उनसे हैं वो यूज़ हो सकते हैं एज टैग्स एज वेल और एज कार्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो मेरे लिए आसान हो गया। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए तो इनिशियली तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों को किस तरह बताना है, किस तरह बात करनी है, कुछ नहीं पता था। और बैड रिव्यूज़ जो उनसे थे वो बिल्कुल भी एक फेवरेबल नहीं था। तो उसके बाद ये चीज़ समझ में आई कि जिन लोगों ने आपसे चीज़ें ख़रीदनी हैं सबसे ज़्यादा वो मैटर करते हैं। जितनी अच्छी सर्विस होगी उतने ज़्यादा लोग आपसे चीज़ें ख़रीदेंगे। तो उसके बाद भाई ने फोकस करना शुरू कर दिया लोगों को बेहतरीन सर्विस देने के लिए, कि लोगों को ऐसी सर्विस दो कि लोग अश कर उठें कि यार बस यही लोग हैं, इनके अलावा भाई कोई है ही नहीं। तो बस क्या सीन है फिर। तो ये मेरा डाइनिंग रूम है जहाँ पर मैंने कब्ज़ा किया हुआ है और जहाँ पर मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है, जहाँ पर मैं ये अपनी सारी पैकिंग, बुकिंग, ये वो हर चीज़ मैं यहाँ पर ही करता हूँ। और मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है कि जब अम्मी मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगी कि निकल जाओ मेरे डाइनिंग रूम से, तुमने यहाँ पर कौन सा गंद मचाया हुआ है, सारी तुम्हारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, सारी तुम्हारी स्टेशनरी इधर पड़ी हुई है। तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बिल्कुल करीब है, थोड़े से दिनों की बात है। ये रिमाइंडर है जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ कि थोड़े से दिनों में तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा।